हाय फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिडलाइट कंपनी का नाम सुना है या उसके प्रोडक्ट यूज़ किए हैं या आप इतना भी जानते हैं कि ये कंपनी क्या बनाती है, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसी की जगह आपसे ये पूछूं आपने फेविकोल, फेविक्विक या फेविस्टिक का यूज़ किया है या फिर नाम सुना है, तो आई एम श्योर एटलीस्ट फेविकोल का नाम तो आपने सभी ने सुन रखा है और उसको यूज़ भी किया होगा। अगर चलो ठीक है, अब इन सब प्रोडक्ट्स के या इन सब के ब्रांड्स के पेरेंट कंपनी कौन सी है? जी हाँ, आपने सही गेस किया। इन सब की पेरेंट कंपनी एक ही है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो आइए आज आप अपनी इस वीडियो में जानते हैं कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज करती क्या है और इसके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और आज हम इसकी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज़ अ वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। अगर आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी थोरो इन्वेस्ट एनालिसिस करने के बाद ही इस कंपनी में उतरें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Pidilite started their business in India in 1959. Now they are a number one adhesive company in India with a market cap of 1,29,627 CR in Indian rupees. ब्रांड्स लाइक फेविकॉल, फेविक्विक, फेविस्टिक इतने पॉपुलर हैं इंडिया में कि कोई भी अगर इन्हें खरीदने जाता है तो कोई ये नहीं बोलता कि आप मुझे एडिसिव दे दीजिए, बल्कि ये बोलता है कि आप मुझे फेविकॉल दीजिए। या फिर ग्लू स्टिक खरीदने जाता है तो वो सीधा ये बोलते हैं कि आप मुझे फेविक्विक या फेविस्टिक दे दीजिए। यानी इससे पता चलता है कि कंपनी की जो ब्रांडिंग है इतनी पॉपुलर और पावरफुल है कि बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है। जैसे कि वोल्वो गाड़ियों के बारे में ब्रांडिंग एम्बेसडर मान लीजिए, और मैगी नूडल्स की कैटेगरी में बहुत टॉप लेवल पे है। उसी तरह एडिसिव कैटेगरी में फेविकॉल और या फेविक्विक और फेविस्टिक जैसी प्रोडक्ट्स हैं टॉप लेवल में। तो इससे पता चलता है कि कंपनी की प्रोडक्ट्स कितने पॉपुलर और पावरफुल हैं एमंग देयर कस्टमर। इस तरह की ब्रांडिंग तभी पॉसिबल हो सकती है जबकि आपके प्रोडक्ट्स बहुत ही टॉप क्लास हों और आपकी जो मार्केट में जो पकड़ है बहुत अच्छी हो और कस्टमर भी इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस अगर लॉन्ग टर्म में देखी जाए तो फुली डिपेंडेंट होती है कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसे काम करती है। जो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं कि कंपनी के चेयरमैन, एमडी, सीईओ लॉन्ग टर्म में क्या व्यू पॉइंट ऑफ रखते हैं, क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। तो आइए कुछ पिडिलाइट के बारे में जाने, उनके टॉप लेवल के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कंपनी के टॉप लेवल में कौन कौन लोग हैं और क्या क्या व्यू रखते हैं। अगर हम पिडिलाइट के मैनेजमेंट के वो एनालाइज करेंगे तो मधुकर बी पारेख इज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। ही कमेंस हिज जर्नी इन 1972। अगर देखें तो 1972 में इन्होंने मैनेजमेंट को ज्वाइन किया था। तो 1972 से अब तक यानी ऑलमोस्ट 50 इयर्स बीत चुके हैं और इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को टॉप लेवल में के लेवल तक पहुंचा दिया था इन ईच कैटेगरी। चाहे फेविकॉल देख लीजिए, एडिसिव सेक्टर में टॉप लेवल के ब्रांड में आता है। इससे वो सिर्फ ये कहानी सिर्फ फेविकॉल में नहीं है, फेविक्विक हो गया, फेविस्टिक हो गया, एम सील, डॉक्टर फिक्सेड, ये सब अपने अपने कैटेगरी में टॉप लीडर्स में आते हैं और इनके जो कस्टमर हैं इनको बार बार यूज़ करना पसंद करते हैं। तो इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट की क्या कैपेबिलिटी है। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, अपने प्रोडक्ट्स और अपने प्लांट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के बाहर सब्सिडी खोल रखे हैं, जिसकी वजह से इनको इंटरनेशनल मार्केट का भी एक्सपोजर मिला है और इंटरनेशनल मार्केट में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर हम इनके बिजनेस सेगमेंट में देखें कि 79.6% इनका जो रेवेन्यू है वो कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट सेगमेंट से आता है। 19.7% बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट सेगमेंट से आता है। बाकी अदर्स जो है 0.7% है। अगर हम कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट सेगमेंट को भी और बारीकी से देखें तो उसमें से 53.4% एडिसिव एंड सीलेंट से आता है, 20.3% कंस्ट्रक्शन पेंट केमिकल्स, 5.9% आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल्स एक्सेट्रा इन सब से आता है। बाकी अगर जो बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट सेगमेंट में है उसमें आते हैं पिगमेंट्स एंड प्रिपरेशन, जिसमें से वो कंट्रीब्यूट करते हैं 6%। बाकी 6.5% इंडस्ट्रियल एडिसिव से आता है। बाकी 7.2% इंडस्ट्रियल रेसिन, कंस्ट्रक्शन केमिकल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा से। बाकी 0.7 अदर्स तो है ही। तो ये सब थे इनके प्रोडक्ट्स कैटेगरी या बिजनेस सेगमेंट्स। हम अब कंपनी के ब्रांड्स के बारे में बात करें तो ब्रांड्स में इंक्लूड होता है फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सेड वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट, फेविक्विक, एम सील, रॉफ, फेविक्रिल, रंगीला, स्टे ग्रिप, मोटोमैक्स, टर्मिनेटर, वुडफिन, आईसीए, पिडिलाइट, ग्रुप ऑफ हुआ, टीनेक्स, डॉक्टर सिपीड, नीना परसेंट, एरलडाइट, लोटोकॉल, जोवाट। तो ये सब को डाइवर्स दिखाता है इनके ब्रांड्स के बारे में। देखिए कितने सारे वैरायटीज़ हैं और कितने सारे ब्रांड्स इनके अंडर आते हैं और एक एक ब्रांड अपने अपने मार्केट लीडर है।
अगर आप देखेंगे कि कंपनी की मैनेजमेंट और इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लॉन्ग टर्म से इतना बढ़िया प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं और इनके इतने सारे ब्रांड्स और ब्रांड की कैटेगरी हैं जो कि अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर है, तो इन सबको ध्यान रखते हुए मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा मैनेजमेंट एंड इनके ब्रांड वैल्यू पे। अगर हम अब बात करें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ब्रांड वैल्यू। हम जैसे कि बता चुके हैं कि ब्रांड वैल्यू इनकी इतनी स्ट्रांग है मार्केट में कि कोई भी जाके एडेसिव नहीं बोलता है, वो सीधा जाके बोलता है फेविकॉल दे दीजिए या फेविक्विक फेविस्टिक। तो इससे पता चलता है कि लोगों को या उनके जो कस्टमर्स हैं उनके दिमाग में कितनी अच्छी प्रमोशन किया हुआ है इन लोगों ने कि एक एक बच्चा इनके प्रोडक्ट्स के नाम जानता है। इनको पिडिलाइट या एडेसिव के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा सीधा अपने दुकानदार या वेंडर से जाकर बोलते हैं कि हमें फेविकॉल या फेविस्टिक दे दीजिए ताकि वो अपना यूज़ कर सके। तो इससे पता चलता है कि इनकी ब्रांड वैल्यू। दूसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद लोकल वर्कर्स। ये लोकल वर्कर्स में इंक्लूड है कारपेंटर, प्लम्बर्स एक्सेट्रा। तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छा टाई अप कर रखा है लोकल कारपेंटर्स और प्लम्बर्स और इनके लोकल वर्कर्स जो होते हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स डायरेक्ट रिकमेंड करते हैं कस्टमर्स को। ये इनको बहुत अच्छी सुविधा और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं ताकि इनके प्रोडक्ट्स और इनके काम में भी कोई फ़र्क ना पड़े, और जो लोकल वर्कर है जिनसे उनका भी काम बढ़ता है ताकि अच्छे प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करेंगे तो कस्टमर दोबारा रिपीटिव वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद लोकल वर्कर्स। तीसरा पॉइंट है एक्सटेंसिव रिसर्च। कंपनी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा खासा पैसा डालती है ताकि उनके प्रोडक्ट और इम्प्रूव हो सके, कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ उनके जो लोकल वेंडर्स और लोकल वर्कर्स के जो टाइप है वो भी सेटिस्फाई रह सके। तो तीसरा फोकस था इनका एक्सटेंसिव रिसर्च। इसी एक्सटेंसिव रिसर्च की वजह से ये अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे हैं और इनके प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से बिकते हैं और मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। चौथा पॉइंट है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। जैसे कि आप मैं पहले बता चुका हूँ कि इनकी एक्सटेंसिव रिसर्च रहती है जिसकी वजह से इनके न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस या न्यू प्रोडक्ट बनाने में बहुत मदद होती है और इनकी जिसकी वजह से इनकी मार्केट में अच्छी खासी पकड़ है। और अगर देखा होगा कि सिर्फ इनकी प्रोडक्ट ब्रांड्स में फेविकॉल फेविक्विक फेविस्टिक नहीं है बल्कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो इससे पता चलता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कितने सीरियस है और नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रही है मार्केट में। पांचवा पॉइंट है इंटरनेशनल एक्सपोजर। काफ़ी सारी कंट्रीज इन पिडिलाइट को सब्सिडीज दे रही है ताकि वो अपने प्लांट्स और अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकें। इन कंट्रीज़ में जैसे कि बांग्लादेश, दुबई, श्रीलंका, USA, इजिप्ट एक्सेट्रा आते हैं, जिसकी वजह से इनके इंटरनेशनल एक्सपोजर में काफ़ी मदद होती है और ख़ास करके जिसकी वजह से इनको इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी पकड़ बन रही है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इनकी अच्छी खासी पकड़ बन रही है। इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए तो मैं इसको इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में। ठीक है, इन्होंने पास्ट में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, इन्वेस्टर भी बहुत खुश है, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए हैं, बहुत सारी कंट्री और बहुत सारी इंटरनेशनल एक्सपोजर हुए हैं। लेकिन अभी के करंट सिनेरियो में इनका फ्यूचर गोल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, तो इसके बारे में आप जानते हैं। पहला है इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़। हाँ, पैकेजिंग इंडस्ट्री में एडिसिव की बहुत सारी डिमांड है, चाहे वो एडिसिव का हो, एमसील प्रोडक्ट्स का हो, सीलन प्रोडक्ट्स का हो, इनका बहुत अच्छा खासा डिमांड बढ़ रहा है मार्केट में। पैकेजिंग में इनकी जो डिमांड है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पैकेजिंग में इंक्लूड होते हैं फ्लेक्सी पैकेजिंग, स्पेशलिटी पैकेजिंग, प्रोसेस फूड पैकेजिंग। इन सब जगहों पे एडिसिव्स का बहुत एडिसिव हो गया या सील प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है, जिस डिमांड को देखते देखते इनको इस सेगमेंट में उतर रहे हैं ये लोग। अगर देखा जाए तो इंडिया लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड और लार्जेस्ट मार्केट है पैकेज फूड एंड बेवरेजेस का। तो इससे देखा जाएगा कि पैकेजिंग का जो धंधा है, जो पैकेजिंग का जो बिजनेस है वो आगे और बढ़ेगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट फ़ायदा उठा सकते हैं एडेसिव और सील कंपनी, जिसमें से पिडिलाइट मार्केट लीडर है। तो मेरे हिसाब से पहली चॉइस कंपनीज की पिडिलाइट रहेगी, जो कि बहुत उनको अच्छे टॉप नॉच क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से अगर पैकेजिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी तो साथ साथ एडिसिव कंपनी का भी फ़ायदा होगा, जो कि पिडिलाइट करती है इस सेगमेंट में काम। दूसरा पॉइंट है अर्बनाइजेशन, यानी लोग छोटे टाउन से बड़े टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं, यानी रूरल एरिया अब कम होता जा रहा है और अर्बनाइजेशन फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर बूम करेगा, यानी रियल एस्टेट सेक्टर्स और बढ़ेंगे, जिसमें अगर रियल एस्टेट बढ़ेगा तो फर्नीचर्स के काम बढ़ेंगे, वाटर प्रूफिंग के काम बढ़ेंगे, डॉक्टर फिक्सिट यानी ये जो वाटर प्रूफिंग है
इन सब का काम बढ़ेगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा पिडलाइट कंपनी में। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से कंपनी अपना रेवेन्यू और रेवेन्यू की ग्रोथ बढ़ा सकती है और अपना मार्केट प्रेजेंस भी बढ़ा सकती है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग यूज ऑफ एडेसिव इन न्यू सेक्टर्स। यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल्स जो कि नट एंड बोल्ट से लेकर अब एडेसिव सेक्टर में भी शिफ्ट हो रही है, ताकि उनके प्रोडक्ट्स में भी अब एडेसिव के प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ होंगे। यहाँ तक कि अब मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी एडेसिव का काम बढ़ रहा है, यानी स्ट्रेचर्स हो गए, स्टिचेस हो गए, इसमें भी एडेसिव प्रोडक्ट्स का भी यूसेस होगा इनके प्रोडक्ट्स में। इन्हीं डिमांड्स को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खासी बिग अपॉर्चुनिटी है एडेसिव कंपनीज़ के लिए, जो कि ऑब्वियसली बात है मार्केट लीडर है पिडिलाइट, तो सबसे पहले वो कूदेगा और वो कूदेंगे और मार्केट जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट जो शेयर है वो ज़्यादा एक्वायर करेगा, तो ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट और ज़्यादा फ़ायदा पिडिलाइट का दिखता है। अगर आप इन्हीं सब पॉइंट को अगर ध्यान दें तो फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्ट को मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। देखिए, अब तक हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देख लिए कंपनी के, चाहे वो कंपनी के ब्रांड्स हो, कब ये कंपनी स्टार्ट हुई, कंपनी के मैनेजमेंट हो, टॉप लेवल हो, या कंपनी का कंपटीटिव एडवांटेज हो, या फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो, हम देख चुके हैं। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में अब जानते हैं और आइए देखते हैं अब कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रही है। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो आइए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं। अगर हम देखें कंपनी के पिछले 10 साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस रहा है कंसोलिडेटेड फिगर्स, तो यानी मार्च 2011 में जो उनकी जो सेल्स थी वो थी 2657 CR, ठीक है, जो कि अब मार्च 2022 में इन्होंने बुक किया है 9921 CR। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें तो अभी चल रहा है 11470 CR। तो देखिए जो सेल्स सेगमेंट में इन्होंने काफ़ी अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका अच्छा है। मार्च 2011 में 458 CR था, अभी 1979 के आसपास चल रहा है अगर ट्रेलिंग 12 मंथ देखें तो। और साथ में अगर नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 2011 में 310 करोड़ था, अभी 1309 करोड़ के आसपास चल रहा है। अगर कंपनी के डिविडेंड पे आउट भी देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। तो मार्च 2022 में इन्होंने डिविडेंड पे आउट ऑलमोस्ट 42% का हुआ है। तो जैसे कि हमने देखा कि सेल्स और नेट प्रॉफिट, चाहे सेल्स हो या नेट प्रॉफिट हो, कंपनी ने इन 10 सालों में बहुत अच्छा खासा ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाया है। जैसा कि आपने देखा कि सेल्स और कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है बहुत अच्छे ट्रिमेंडस ग्रोथ में बढ़ी है मार्च 2011 से, जिसमें से मैं इनको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, जिससे इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है कितने कैपेबल हैं ये लोग, ये दर्शाता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो इनका 15% से अबव ही चल रहा है पिछले 10 सालों से। 2011 में 17% था, अभी मार्च 2012 में इनका 19% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है। और अगर आप ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 सालों में इनका 20% से ऊपर रहा है, यानी ऑन एन एवरेज 25% रहा है। अगर आप ROC देखेंगे तो इन्होंने ROC कंसिस्टेंटली 15% से तो ऊपर ही रखा है, जो कि एक बहुत हेल्दी चीज़ है। अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो अगर रेशियोस में ROC 2011 में इनका 31% था, जो कि अभी मार्च 2012 में 26% है, यानी कंसिस्टेंसी एटलीस्ट 15% से ऊपर है इनका, जो कि बहुत हेल्थी है इंडिया की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट में। तो बहुत अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के हिसाब से देखें तो मैं इनको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। ROC का सिंपल मतलब है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कंपनी ने कितना पैसा लगाया जिसमें से उनको कितना परसेंट उनका रिटर्न मिला है ऑपरेटिंग से। अगर हम कंपनी के डेट टू इक्विटी की रेशियो के बारे में बात करें तो अभी करंटली वो 0.02 है, यानी डेट बहुत कम है, डेट टू इक्विटी बहुत कम है। अगर हम इनकी लिक्विडिटी रेशियो के हिसाब से देखें तो मैं इन्हें 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। अगर हम कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल को देखेंगे तो 2011 में इनका कैश कन्वर्जन साइकिल था 109, अभी की चल रहा है 96, यानी कंपनी का जो ऑपरेटिंग लेवल है यानी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। यानी सीधा सीधा मतलब है कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट कर लिया है। यानी कैश कन्वर्जन साइकिल का सिंपल मतलब है कि कंपनी को कितना टाइम या कितने दिन लग रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने में। यानी कि देखा जाए तो मार्च 2011 में इनको 109 दिन लगते थे कि अगर इनका जो इनका जो प्रोडक्ट है वो वेंडर के पास गया और वो उन्होंने वेंडर ने कब तक पेमेंट दे दी, यानी 109 दिन के अंदर अंदर उनको पेमेंट मिल गई थी 2011 में। लेकिन अब वो दिन कम हो गए हैं, यानी कन्वर्जन साइकिल कम हो गया है, मार्च 2011 में 96 डेज लगता है, जो कि एक बहुत हेल्दी एफिशिएंट वे है। यानी पहले 2011 में 109 दिन लगते थे, अब 96 दिन लगते हैं कि मार्केट यानी कंपनी के गले में पैसा आने में। अब हम अगर हम कंपनी के रिजर्व्स देखें तो कंपनी का जो 2011 में जो रिजर्व था 1034 CR था,
जबकि सितंबर 2011 में अब वो रिजर्व है 6552, यानी कंपनी के रिजर्व्स भी अब बढ़ रहे हैं। यानी कंपनी के रिजर्व्स बढ़ चुके हैं बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। अब हम कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न को देखते हैं। यानी प्रमोटर्स ने इन्होंने बहुत अच्छा खासा स्टेक है। दिसंबर 2019 में इनका 69.98 था, जिससे थोड़ा सा गिर के 69.93 है। तो यानी ओवरऑल स्टेबल प्रमोटर स्टेक्स हैं इनके, यानी कि जो कि दर्शाता है कि कंपनी के जो प्रमोटर है कितने कॉन्फिडेंट कंपनी के ऊपर, यानी उनकी कंपनी में पकड़ अच्छी है, यानी स्टेक्स अच्छे हैं, तो यानी वो अपने कंपनी या कंपनी के जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके बारे में कितना पॉजिटिव है और कॉन्फिडेंट है। और साथ में देखेंगे तो FII के भी स्टेक्स लगभग स्टेबल हैं। दिसंबर 2019 में 11.25 था, अभी 11.34 चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा सीन है। साथ ही में देखा जाए तो DI की पोजीशन थोड़ी घटी है, लेकिन पिछले देखा जाए तो 2011 यानी मार्च 2011 से भी देखें 7.59 था, और थोड़ा सा स्टेक बढ़ के सितंबर 2022 में 7.73%। ये दर्शाता है कि बोथ FII एंड DI कॉन्फिडेंट है कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में। तो इन सबको देख के मैं कंपनी के जो शेयर और पैटर्न उनको भी 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। तो ये तो बात हो गई कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। अब कंपनी के जगह 52 वीक हाई और लो देखेंगे, यानी 52 वीक जो हाई था कंपनी का वो था 2919 रुपीज़, और 52 वीक लो था 1989। तो कंपनी ने एटलीस्ट कंपनी की जो शेयर प्राइस है ऑलमोस्ट जून जुलाई में 1988 को टच कर गए थे, और अभी ये करंट प्राइस चल रहा है 2550, यानी इनके 52 वीक लो से लेकर अभी जो करंट प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 28% का रिटर्न ये दे चुके हैं। अगर हम कंपनी के 5 साल का चार्ट देखेंगे तो कंपनी लगभग 2017 में इनका शेयर प्राइस चल रहा था लगभग 880 या 874 रुपीज़ के आसपास, और अगर करंट लेवल पे देखें तो अभी ये चल रहा है 2550 रुपीज़। तो यानी कंपनी ने ऑलमोस्ट 3 टाइम रिटर्न दे चुकी है इनके शेयर प्राइस में। यानी अगर किसी ने अगर 1 रुपये लगाए होते 1 लाख रुपये लगाए होते तो अभी वो लगभग 3 लाख रुपये के आसपास हो जाते हैं। अगर हम कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो कंपनी 2005 में लगभग 21 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था। अगर 21 रुपये में अगर किसी ने शेयर खरीदे होते, यानी 1 लाख रुपये भी लगाए होते 21 रुपये में, तो अभी करंट हिसाब से एटलीस्ट 121 टाइम्स उनके पैसे हो जाते, यानी 1 लाख का अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 1,21,42,857 रुपीज़ हो जाता एग्जैक्ट, अगर 21 रुपये में लगाए होते तो, अगर करंट रेट के हिसाब से देखा जाए तो। अब हम कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। यानी अगर हम 1 साल का इनका PE देखें तो एक साल का जो मीडियन है वो 99.7 है, और अभी वो करेंटली लगभग 99.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यानी अगर वैल्यूएशन के पर्सपेक्ट में भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ऑलमोस्ट इसके मीडियन के आसपास चल रहा है। तो कंपनी के अगर हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करें, कंपटीटिव एडवांटेज की बात करें, या फिर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, और जो इन सबसे हमें अभी जो हमने ये वीडियो देखी उससे पे जो नॉलेज है या जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई, उससे मुझे लग रहा है कि कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है अभी भी बहुत ब्राइट है, और बहुत अच्छी खासी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इनके हाथ में, जिसकी वजह से ये वर्थ है इस कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो एटलीस्ट मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करूँ। हालांकि ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप अगर इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें तो प्लीज़ अपनी खुद की रिसर्च या ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए सोचें। तो यही था मेरा आज का वीडियो पिडिलाइट के ऊपर। आई होप आपको ये पसंद आएगा और काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए। अगर ये आपको काफ़ी हद तक यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली को, ताकि और हम एक अच्छे इन्वेस्टर और अच्छे खासे इन्वेस्टर कम्युनिटी को प्रमोट कर सकें, ताकि अपनी वेल्थ को भी हम साथ साथ मल्टीप्लाई कर सकें, मल्टीबैगर ढूंढ सकें, या फिर एटलीस्ट कंसिस्टेंट कंपाउंडर तो मिले ही मिले हमें अपने पोर्टफोलियो में, ताकि हमें कम से कम आने वाले 10 सालों के लिए सोचना ना पड़े, और कम से कम हमारे पास अच्छा खासा वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाए। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।